हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, अभी हम लोग केमिस्ट्री के 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक इसके चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन देख रहे थे और आपको बोले थे कि आप लोग इस 6 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग उस 6 से आगे क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 2 लेके आए हैं उसमें देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में आपका 2 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आप उसको एक सजेशन के तौर पर याद कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड वो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में इस पेपर का अगर आपको इस पेपर का सिवाय किसी दूसरे पेपर का अगर आपको PDF चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हम आज पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो 7वां क्वेश्चन हमारा है, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन से आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकता है। मतलब ये जो टॉपिक है हमारा हीरे और ग्रेफाइट, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हीरे और ग्रेफाइट में अंतर देखते हैं। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों को हम लोग अलग अलग कॉलम में रखते हैं। एक साइड हम लोग हीरा रखेंगे और एक साइड हम लोग ग्रेफाइट रखेंगे और दोनों के बीच में तुलना करेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है हीरे और ग्रेफाइट के गुणों को लिखे या दोनों के बीच तुलना करें, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस हीरे और ग्रेफाइट के बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कॉलम में रखते हैं, एक साइड हीरा एक साइड ग्रेफाइट। तो पहला अंतर होता है हमारा हीरा में। हीरा जो है रंगीन, पारदर्शी एवं रबेदार ठोस पदार्थ होता है। हीरा कैसा पदार्थ होता है? हीरा हमारा रंगीन होता है, रबेदार होता है, पारदर्शी होता है और रबेदार ठोस पदार्थ होता है। हीरा से हमारे पास देख सकते हैं ये रबेदार ठोस पदार्थ है। तो हीरा हमारा किस तरह का पदार्थ है? हीरा हमारा रंगीन, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, पारदर्शी और रबेदार ठोस पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है हमारा, ग्रेफाइट हमारा काला धूसर, मतलब काला रंग का, पूरा काला से धूसर, अपारदर्शी, जिसको इस पार से उस पार नहीं दे सकते हैं, और बेरबेदार ठोस पदार्थ है। तो पहला आपका अंतर डिफरेंस बनता है, हीरा रंगीन, पारदर्शी एवं रबेदार ठोस पदार्थ है। पहला अंतर ग्रेफाइट में क्या बनता है? उसी के विपरीत ग्रेफाइट हमारा काला धूसर, अपारदर्शी और बेरबेदार ठोस पदार्थ है। और ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। हीरा हमारा कैसा पदार्थ है? तो हीरा हमारा पारदर्शी पदार्थ है। रबेदार ठोस के अंतर्गत आता है, हीरा हमारा रंगीन आता है। तो इस तरह से हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी पार्ट को सॉल्व करते जाइएगा तो इसी से आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी सॉल्व होते जाएगा। तो हीरा हमारा रंगीन, पारदर्शी एवं रबेदार ठोस पदार्थ है और ग्रेफाइट हमारा काला धूसर, अपारदर्शी और बेरबेदार ठोस पदार्थ है। हीरा में जो है 99.5% कार्बन रहता है। हीरा में कितने परसेंट कार्बन रहते हैं? हीरा में हमारा 99.5% कार्बन रहता है, लेकिन ग्रेफाइट में हमारा 95.9% कार्बन रहता है। मतलब हीरा में पूर्णतः कार्बन होता है और हीरा में हमारा कितना कार्बन होता है? 99.5%। और ग्रेफाइट में हमारा कितना कार्बन होता है? ग्रेफाइट में हमारा 95.9% कार्बन रहता है, मतलब 96% के आसपास, और इसमें 100% 0.5% के से कम। थर्ड डिफरेंस है, हीरा जो होता है हमारा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। कैसा होता है हीरा हमारा? हीरा हमारा कठोर पदार्थ होता है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा मुलायम पदार्थ होता है। क्या होता है? हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट हमारा मुलायम होता है। चौथा डिफरेंस, हीरा जो होता है हमारा विषैला होता है, मतलब हीरा जो है जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है। अगर उसे एक कण भी आपके जीभ पे चला तो फिर आपकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। तो हीरा हमारा क्या होता है? हीरा हमारा विषैला, जहरीला होता है, क्योंकि जितना उसमें कार्बन रहेगा वो उतना जहरीला होता है। और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा विषैला नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि हीरा क्या होता है? तो हीरा हमारा विषैला पदार्थ होता है और ग्रेफाइट हमारा विषैला नहीं होता है। पांचवा, हीरा कागज पर कोई भी निशान नहीं बनाता है और ग्रेफाइट कागज पर काला निशान बनाता है। ग्रेफाइट कागज पर कैसा निशान बनाता है? ग्रेफाइट हमारा कागज पर काला निशान बनाता है, लेकिन हीरा हमारा कागज पर कोई भी निशान नहीं बनाता है। अब छठा अंतर, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का जो गलनांक होता है वह 4000 डिग्री सी होता है और ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो 3700 डिग्री सी होता है। लगभग है ये 4000 डिग्री सी हीरा का गलनांक और ये लगभग 3700 डिग्री सी है।
अगर आपके क्लास ऑप्शन में ये दोनों में से अगर 4000 के आसपास रहा तो आप लोग 4000 ही टिक करेंगे। तो हीरा हमारा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट से हम लोग विद्युत को पास कर सकते हैं। हीरा का गलनांक 4000 डिग्री सी होता है, लेकिन ग्रेफाइट का गलनांक हमारा 37 डिग्री सी होता है। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए हैं। आप लोग इस दोनों का पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसका नोट्स तैयार कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सभी स्टूडेंट। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग, और हीरा का हमारा क्या होता है, हीरा का हमारा आभूषण बनता है, लेकिन ग्रेफाइट का हमारा कोई भी आभूषण नहीं बनता है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सभी स्टूडेंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग हीरा के महत्वपूर्ण गुण को देख लेते हैं। आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि हीरा के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए, हीरा के मुख्य गुणों को लिखिए। 2 नंबर में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता है कि हीरा के 2 मुख्य गुणों को लिखिए, या हीरा के गुण क्या सब होते हैं। तो हीरा के मुख्य गुण, हीरा के मुख्य गुण मैं आपको 5-6 बता देता हूं, आप लोग उसमें से 2 कॉमन जो यूज होता है आप लोग उसको लिख सकते हैं। हीरा का जो प्रमुख गुण है उसका हम लोग यूज करते हैं आभूषण बनाने में। हीरा का जो आभूषण होता है वो बहुत ही महंगा होता है, तो हीरा का जो प्रमुख गुण है वो आभूषण बनाने में। दूसरा है शीशा एवं कांच काटने में। दूसरा हमारा क्या है, शीशा एवं कांच को काटने के लिए भी हम लोग हीरा का यूज करते हैं, जिससे वो शीशा और कांच जो है आसानी से कट जाता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी दरार आने की संभावना नहीं होती है। तो शीशा और कांच जो दोनों एक ही चीज है, तो वो एक दूसरे को काटने में हीरा मदद करता है। पत्थरों पर पॉलिश करने के लिए भी हीरा की जरूरत होती है। चौथा हमारा फोनोग्राफ की सुई बनाने में। फोनोग्राफ एक तरह का मशीन है जिसकी सुई बनाने में। और 5वां हमारा पत्थर तोड़ने वाले मशीनों के दांत बनाने में भी हीरा का हम लोग यूज करते हैं। किस पर, पत्थर तोड़ने वाले मशीनों के दांत बनाने में भी। तो हीरा के 5 प्रमुख गुण हो गए, आभूषण बनाने में, शीशा एवं कांच काटने में, पत्थरों पर पॉलिश करने में, फोनोग्राफ की सुई बनाने में, पत्थर तोड़ने वाले मशीनों के दांत बनाने में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका ब्रोट क्या होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ब्रोट क्या है। तो ब्रोट हम लोग किसको कहते हैं, मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीकों से बनाए गए काले रंग के हीरे को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोट कहते हैं। ब्रोट हम लोग किसको कहते हैं, मनुष्य के द्वारा काले रंग की, मतलब मनुष्य के द्वारा कृत्रिम तरीकों से बनाए गए काले रंग के हीरे को हम लोग ब्रोट कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया और बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर एग्जाम में दिलवा सकता है, और ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोट क्या होता है हमारा, ब्रोट हमारा मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीकों से बनाए गए काले रंग के हीरे को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोट कहते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के मुख्य उपयोग को लिखिए। हम लोग हीरे के मुख्य उपयोग को देखे, अब हम लोग ग्रेफाइट के भी मुख्य उपयोग को देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट का पहला मुख्य उपयोग है कास्ट पेंसिल या लेड पेंसिल बनाने में। जो अपना लोग घर में पेंसिल यूज करते हैं, तो कास्ट पेंसिल या लेड पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा सूक्ष्म सेलों का इलेक्ट्रोड बनाने में, सूक्ष्म सेलों का जो होता है उसका इलेक्ट्रोड बनाने में। थर्ड हमारा आता है भट्टियों का अस्तर बनाने में, भट्टी का जो अस्तर होता है उसको बनाने में। चौथा आता है हमारा मशीनों के संहेक के रूप में, मशीन जो होते हैं उसके संहेक के रूप में भी हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट का पहला प्रयोग हो गया क्या, कास्ट पेंसिल या लेड पेंसिल बनाने में, सूक्ष्म सेलों के इलेक्ट्रोड बनाने में, भट्टियों का अस्तर बनाने में, और मशीनों के संहेक के रूप में। और आप सभी सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का आपको पीडीएफ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे, इसलिए पीडीएफ नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप लोग नोट्स तब तैयार नहीं करेंगे। अगर अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं तो आपको उसको कॉपी में उतारिएगा, उसका एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन उसी दौरान याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं, और कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन का नाम भी सुने होंगे कभी भविष्य में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन हमारा है 11वां नंबर, जो आज के क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़ के आज की क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने के लिए बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही मायने रखता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत या जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, इसका अंत कैसे हुआ।
तो जीवन शक्ति का सिद्धांत ये क्या होता है? तो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है ये 1865 15 ईस्वी में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने एक परिकल्पना किया था कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल जीव धारियों के शरीर से में एक महान शक्ति जिसको हम लोग जीव शक्ति बोलते हैं के प्रभाव से बनते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। किसने ये कहा था? ये प्रसिद्ध रसायन शास्त्री उस समय के थे जिसका नाम था ब्राजिलियस। क्या था? ब्राजिलियस उसका नाम था। उसने एक परिकल्पना किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारियों के शरीर में एक महान शक्ति जिसको हम लोग जीव शक्ति कहते हैं, जीवन शक्ति बोलते हैं, इसके प्रभाव से बनते हैं और इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सजेस्टेड के तौर पर है और आप लोग इस क्वेश्चन को सजेस्टेड के तौर पर याद भी कर लेंगे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत क्या है और इसका अंत कैसे हुआ। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 ईस्वी में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने एक परिकल्पना किया था और कार्बनिक यौगिक जीवधारियों के शरीर में एक महान शक्ति जीव शक्ति के प्रभाव से बनते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। और बर्जेलियस के इसी परिकल्पना को जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंड हुआ कि जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत क्या है। अब इसका अंत कैसे हुआ, हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप लोग जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत क्या है उसको समझ लिए होंगे। तो आप लोग इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत हमारा क्या था, ये क्या था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने 1815 ईस्वी में दिया था और उन्होंने परिकल्पना किया था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सिर्फ जीवधारियों के शरीर से एक महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं और इन्हें जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। और बर्जेलियस की इसी परिकल्पना को क्या कहा गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसकी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। क्या बढ़ते हैं इसका जो अंत है जीव शक्ति का अंत, ये किस तरह से हुआ, हम लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। तो यहां तक आपके समझ में क्लियर हो गया, यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। तो हम लोग इसके अंत की ओर बढ़ते हैं। तो 1828 ईस्वी में, कब, अगर आपसे कोई पूछा कि जीव शक्ति का अंत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1828 ईस्वी में। तो 1828 ईस्वी में क्या हुआ, स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, ये कहाँ के थे, स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। बर्जेलियस भी स्वीडन के ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और वो बर्जेलियस के ही शिष्य थे जिन्होंने बोहलर अचानक ही प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण से गर्म कर यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक बना दिया। किसने? तो स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री 1828 ईस्वी में स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और बर्जेलियस के शिष्य, उसी के शिष्य जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि इन्हें सिर्फ प्रयोग मानव के शरीर से ही बन सकता है और इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। उसी के शिष्य ने अचानक, उसी का शिष्य का क्या नाम था, बोहलर। बोहलर ने अचानक ही प्रयोगशाला में क्या किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण से दोनों को गर्म करके क्या करते हैं, यूरिया नामक जो है कार्बनिक यौगिक बना दिया। तो इस तरह से 1828 में स्वीडन के ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और बर्जेलियस के शिष्य ने, बोहलर ने अचानक ही प्रयोगशाला में क्या किया, अमोनियम सल्फेट के और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण कर यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने NH4SO4 जो हमारा हो गया अमोनियम सल्फेट, इसका हिंदी नाम क्या हो गया, इसका हिंदी नाम NH4SO4 का हमारा हो गया अमोनियम सल्फेट, और 2K3NO ये हमारा हो गया पोटेशियम साइनेट। दोनों को ये हो गया हमारा पोटेशियम साइनेट। NH4SO4 का हमारा हिंदी नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। क्या हो गया इसका नाम, ये अमोनियम सल्फेट हुआ, ये हमारा हो गया पोटेशियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट दोनों को गर्म करके क्या किया, पहले इसने बनाया दोनों को गर्म करके अमोनियम साइनेट। क्या बनाया, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। ये क्या बनाया, अमोनियम सल्फेट साइनेट, सो दोस्तों, और अमोनियम साइनेट, और ये बना गया हमारा पोटेशियम साइनेट। अब जब दोनों पोटेशियम साइनेट, जब हम लोग अमोनियम साइनेट को 2NH4SN को जब इन्होंने गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NH2CONH2। यही हमारा यूरिया है, ये हमारा यूरिया का एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हमारा होता है NH2.CO.NH2। ये हमारा हो गया यूरिया, आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा यूरिया हुआ। तो
अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट को क्या किया, दोनों को गर्म करके हमारा अपना अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट और दोनों को जब मिश्रण को जब अमोनियम साइनेट के मिश्रण को जब गर्म किए तो यूरिया नामक हमारा कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे चल के हमारा 1844 ईस्वी में बर्तले मीथेन और 1856 ईस्वी में कोलंबे ने एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में ही बना दिया। दोनों हमारा एक कार्बनिक यौगिक था जो 1844 ईस्वी में बोर्तले मीथेन और 1856 ईस्वी में कोलंबे ने एसिटिक अम्ल के प्रयोगशाला में ही बना दिया और बाद में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक भी प्रयोगशाला में बन जाने के कारण जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत हो गया। मतलब कि 1844 ईस्वी में बर्तले मीथेन, 1856 ईस्वी में कोलंबे एसिटिक अम्ल, इसी तरह से बहुत सारे अमोनिया सल्फेट कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में बनने लगे, जिसके बाद जो है जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया और ये जैव शक्ति सिद्धांत हमारा खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा ये जीवन शक्ति सिद्धांत कम हुआ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए सभी स्टूडेंट, ताकि हमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इसकी तैयारी कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये क्लास एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग केमिस्ट्री का जो कल हमारा 7 बजे का क्लास होगा, उसमें हम लोग कार्बन की चतुस्संयोजकता जो 2 नंबर में पूछता है, परमाणु और आयन में अंतर जो 2 नंबर में पूछता है, और उभयधर्मी और द्विधर्मी अक्षर जो हमारा 5 नंबर में पूछता है, इस तीनों क्लास को डिस्कस हम लोग कल के क्लास में करेंगे कि कार्बन का चतुस्संयोजकता क्या होती है, परमाणु आयन में अंतर क्या है, और उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है। अगर हो सके तो आप लोग अपने से भी पढ़ के आइए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तीनों क्लास को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर 8 बजे क्लास में, जो हमारा सोशल साइंस का है। 8 बजे हम लोग 8 बजे सोशल साइंस की क्लास को देखेंगे। तो सोशल साइंस का आज हमारा आपका क्लास एंड हो जाएगा 8 बजे। मैं तीनों क्लास इसलिए आप लोगों का कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का सिलेबस कवर कर सकूं। तो 8 बजे हम लोगों का ज्योग्राफी का क्लास है, जिसमें ज्योग्राफी के हम लोग मेन चैप्टर जो आज हमारा बचेगा बिहार में ऊर्जा मतलब कि परिवहन संसाधन, इसको हम लोग आज की क्लास में खत्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर क्लोज मतलब खत्म हो जाएगा। उसका हम लोगों का बचेगा आपदा प्रबंधन, जो 1 से 2 दिन का क्लास है। उस तरह से आपका आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी हम लोग फुल सिलेबस को कवर कर लेंगे। मतलब आपदा प्रबंधन से बेसी नहीं, 8 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपदा प्रबंधन को हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो 1 से 2 दिन का क्लास है, 1-2 क्वेश्चन से पूछता है और 1-2 दिन का क्लास है, काफी है उस चैप्टर को आपदा प्रबंधन को खत्म करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 8 बजे क्लास में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी इसकी पढ़ाई कर सके और उन लोग की भी पढ़ाई कंप्लीट होते जाए। क्योंकि मैं आपके लिए शुरू से ही लॉकडाउन के दौरान शुरू से ही आप लोगों के लिए क्लास उपलब्ध कराता रहा हूँ और सारी सिलेबस को खत्म कर रहा हूँ साइंस और सोशल साइंस के। तो हम लोग उसी सिलसिला में हम लोग केमिस्ट्री के 4थे चैप्टर पर हैं और फिजिक्स के हम लोग बहुत सारे चैप्टर को क्लोज खत्म कर चुके हैं और हम लोग सोशल साइंस के भी बहुत सारे पेपर को खत्म कर चुके हैं और सबके हम लोग अंतिम पड़ाव पर ही हैं और सबके 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं खत्म करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 8 बजे क्लास में। तब तक के लिए बाय।